इतने बड़े तादाद में कभी भी मुतासरीन के लिए मदद नहीं हुई जो हुकूमत सिंध कर रही है। पूरी दुनिया में भी इस तरह की कई मिसाल नहीं मिलती जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध अपने सैलाब ज़दा भाइयों के लिए, उन फैमिलीज के लिए, जिस तरह हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने उनको इतने बड़े तादाद में कभी भी मुतासरीन के लिए मदद नहीं हुई जो हुकूमत सिंध कर रही है। पूरी दुनिया में भी इस तरह की कई मिसाल नहीं मिलती जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध अपने सैलाब ज़दा भाइयों के लिए, उन फैमिलीज के लिए, जिस तरह हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने उनको साहब को सिंध काबीना कह रहे थे कि इन चीज़ों पे काम करें, और जितने दिन जो चल रहे थे कि सैलाब के बाद वो रिलीफ का काम भी जारी था, लेकिन साथ में गवर्नमेंट वो प्लानिंग्स कर रही थी, वर्ल्ड बैंक से बात कर रही थी, दीगर इदारों से बात कर रही थी, और उसको बहुत ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सबसे बड़ी बात आती है, कभी जब इस तरह के काम होते हैं तो शिकायतें भी आती हैं कहीं कहीं पे, जो लोग वो हर जगह पे अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, या जो लोग इन चीज़ों के लिए हिले होते हैं वो चाहते हैं कि हमें इससे भी कोई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लें। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मैकेनिज्म बना रही है, जहाँ पे मुख्तलिफ NGOs को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो घरों के सर्वे हुए हैं, उसमें सर्वे में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रेवेन्यू के लोग, NDMA के लोग, फेडरल गवर्नमेंट के, और पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवान जो हैं वो भी सर्वे में शामिल थे। उसमें सबके शनाख्ती कार्डों के नंबर्स, घर गिराए घरों की तस्वीरें, मतलब इतना मेगा लेवल पे गवर्नमेंट ने पूरा वो सर्वे किया है। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज सिंध गवर्नमेंट ने की है। मैं समझता हूँ इसको पूरे पाकिस्तान में जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जिस जज्बे के साथ काम करे, और जितना माइन्यूट लेवल पे जाके, माइक्रो लेवल पे जाके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो ये बहुत ही अहम चीज़ें। अब आ जाएं जी मुल्क के हालात पर। मुल्क के हालात पर आप सबको पता है कि जो कभी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया और इलेक्शन कमीशन के फैसले आ चुके हैं, वो शख्स जो फॉरेन फंडिंग में पकड़ा गया, जिसके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, जिसने इसराइल से फंडिंग ली, जिसने भारत से फंडिंग ली, ये सारी चीज़ें बता रहा हूं जो पाकिस्तान की रेड लाइंस हैं। ये पूरी दुनिया के लिए भी रेड लाइंस हैं कि अपने मुल्क में सियासत के लिए आप भारत और इसराइल से फंडिंग लेते रहे, आप फॉरेन फंडिंग में आपने अकाउंट छुपाए, इलेक्शन कमीशन से अपने अकाउंट छुपाए, और फिर जो तोशाखाना में से डाके मारे। इसने एक कीमती घड़ी जो कि 45 करोड़ रुपए में बेची, छोटी रकम नहीं है 45 करोड़ रुपए, अपनी लालच में, अपनी हवस में, पैसों की हवस में इस शख्स ने 45 करोड़ में वो घड़ी बेची। और कल वो बात सामने आ गई कि वो घड़ी कौन लेके गई थी, वो किसकी फ्रंट लेडी थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पंजाब में, कि तहसीलदार की ट्रांसफर पोस्टिंग, SHO की ट्रांसफर पोस्टिंग, SP की ट्रांसफर पोस्टिंग, DC की ट्रांसफर पोस्टिंग, सबके रेट फिक्स थे। और फिर जैसे इमरान खान की रिजीम चेंज हुई तो पहली फुर्सत में पहली फ्लाइट उस खातून ने पकड़ी और उस मुल्क छोड़ के चली गई। अगर वो इतनी ईमानदार थी, दयानतदार थी, और इमरान खान कहते रहे वो तो बेचारी तो ये करती थी, वो बेचारी तो वो करती थी, वो बेचारी कर ये करती थी, तो गई क्यों मुल्क से बाहर? उस बेचारी को बुलाओ सही ना, पंजाब में तुम्हारी गवर्नमेंट है, बिठाओ उसको लाहौर में। और अभी भी वो वही काम कर रही है। वो कहते हैं कि बैरून मुल्क बैठकर वही ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे अब डायरेक्ट TT के जरिए जो है वो बाहर जाते हैं, हवाला हुंडी के जरिए वो बाहर जाते हैं, और अभी भी उसका रैकेट वही काम कर रहा है। अभी भी अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग वहीं से हो रही है। तो उस खातून ने 45 करोड़ रुपए के वो घड़ी बेची। वो पैसा फिर यहाँ पे पाकिस्तान में किस तरह आया? और इमरान खान ने सवाल लिया कि वो कितने की दिखाई घड़ी सेल, खरीदी कितने में? मतलब ये शख्स की सारी मनी ट्रेलें, सब चीज़ें सिर्फ झूठ पर मुबनी है, सिर्फ फ्रॉड पे मुबनी है, सिर्फ दगाबाजियों पे मुबनी है, और ये हर चीज से उसने यू टर्न किया है। पाकिस्तान में
हर सियासतदान कोशिश करता है कि मैं किसी जलसे में बात करूं, किसी टीवी में बात करूं, तो कल को वो बात जो कि गैर आईनी तौर पर की, उस पेपर की बिना पे आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको आपने रद्द कर दिया। और अब आप जरीदे को इंटरव्यू करके बोलते हो वो पर पुरानी बात है, अमेरिका अब साइफर की कोई बात ही नहीं है, बस अमेरिका से हमें अच्छे ताल्लुकात रखने। पूरी कौम के दिल में आपने नफरत पैदा की अमेरिका के लिए, पूरी कौम के दिल में आपने बगावत पैदा की, और आप खुद जो है वो अपने लोग वहां पे भेज के वहां पे आप अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं, वहां पे आपने लोग हायर किए हुए हैं जो आपके लिए वहां पे ताल्लुकात बेहतर करें, और आप खुद इंटरव्यू में कहते हो जी हमें अमेरिका के साथ चलना है। तो 8 महीने जो आपने झूठ बोला, लोगों को बरगलाया, आपने एक नया झूठा नैरेटिव पैदा किया कि हम गुलाम नहीं है, तो मकसद सारी चीजों का क्या मकसद है? और कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे? कब तक लोगों के आप इस तरह की चीजें लोगों के साथ करते रहोगे? ये शख्स टोटल झूठा है, घड़ी चोरी इस पर डिक्लेयर हो गई, और इस तरह की जब मनी ट्रेल पकड़ी जाती है ना, अगर ये किसी थाने का केस होता तो 100% इमरान खान गिरफ्तार होता। आपने अपने ऊपर झूठा हमला करवाया या हुआ? ज्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि आपने वो हमला करवाया ताकि आपको लॉन्ग मार्च के थकावट से दूर हटना पड़े, क्योंकि आपके पास लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आप जहां पे जलसों पे जा रहे थे, आपके पास 1000, 2000, 2500 से कहीं एक जलसा भी आपको नजर नहीं आया पूरे लॉन्ग मार्च के दरमियान। आपने उसके लिए सेफ एग्जिट ढूंढने के लिए से 19 किलोमीटर गुजरात था, वहां नहीं गए हो आप, 150 किलोमीटर दूर लाहौर गए, वो भी कैंसर हॉस्पिटल में अपने इलाज करवाने गए हो। तो ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये पूरी कौम के खिलाफ साजिश। 3 की ट्रांसफर पोस्टिंग, उसको मुतनाज़ा बनाने की जरूरत क्या है कि जी फलाना आना चाहिए, जी फलाना आना चाहिए? सबको मुतनाज़ा बनाना, इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया, उसी को जिसको उसने खुद चुना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन इसने खुद दी, तो उसको मुतनाज़ा बनाया। उसके खिलाफ बाकायदा आपने सोशल मीडिया पे बेहुदा तरीन ट्रेंड्स चलाए, बेहुदा तरीन कैंपेन्स चलाई। आपने जजेस को मुतनाज़ा बनाया, जजेस के खिलाफ आपने तकरीर की, फिर जाके जब पता चला कि हाँ जी, और ये बताओ ये डरपोक भी बहुत शख्स है, जब इसको पता है कि मुझे जहां पे कोई मार पड़ सकती है, लितर पड़ सकते हैं, तो माफी मांगने के लिए कोर्ट में जज हो ना हो, सुबह वो काला चश्मा लगा के पहुंच गया कि जी मुझे माफी दे दे जी, और जज साहब को बताना मैं माफी मांगने आया था। तो जिस शख्स की सोच ये हो कि जहां उसको लितर पड़ने के चांसेस हो वहां पहले जाके माफी मांग के आ रहा है, अगर इतना ही स्टांस का स्ट्रांग है तो माफी क्यों मांगी भाई तूने? हर बुराई की जड़ इस मुल्क में, जो मैं समझता हूं इस मुल्क को जो सबसे बड़े में बड़ा नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया है, वो पहुंचाया है कि हमारी नौजवान नस्ल को इसने गंदी जुबान दी है, इसने नौजवान नस्ल के जहन में जहर उगाला है। इस शख्स ने नौजवान नस्ल को गलत राह पे लेके गया है। ये मुआशरे में इसने सियासत को गाली बनाई, इसने
हर चीज को कंट्रोवर्शियल किया। और मैं समझता हूं कि ऐसे शख्स को कानून के दायरे में रहकर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात, एक इंटरव्यू देख रहा था एक टीवी शो पे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो मुतालबा कर रहे थे कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। मैं तो राना सनाउल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब आप फेडरल मिनिस्टर हो, आप इंटीरियर मिनिस्टर हो और ये डायरेक्ट आपका डोमेन आता है, आप खुद मेडिकल बोर्ड बनाओ और वाकई चेक करो कि क्या इसको 4 गोलियां लगी है नहीं लगी हैं। जो शख्स आपको नॉमिनेट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर रहा है और अहम इदारों को नॉमिनेट कर रहा है, आप उस नॉमिनेशन से भी हटकर एक शख्स बोलता है मुझे 4 गोलियां लगी और मेडिकल बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, आज की तारीख में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल बोर्ड नॉमिनेट करे, कॉन्स्टिट्यूट करे और डॉक्टर्स को बोले जाके इसका चेक करें इसको कि कौन सी 4 गोलियां हैं। और अगर ये झूठ बोल रहा है तो झूठ क्यों बोल रहा है ये शख्स? इसमें राना सनाउल्लाह साहब को किसी से अपील करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन की मार है। नोटिफिकेशन मार जाके चेक करें। जो शख्स बोलता है कि अदालतों में कि मेरी एफआईआर नहीं कटती, तो भाई पहले तुम अपना मेडिकल चेकअप तो कराओ। एफआईआर किस तरह कटती है? मेडिकल रिपोर्ट में कटती है। कौन सी मेडिकल रिपोर्ट बनेगी जिसमें हेल्थ मिनिस्टर बोलती है 2 गोलियां, डॉक्टर बोलता है 1 गोली, ये बोलता है 4 गोलियां? तो पहले पता चले कि अगर एक शख्स बुनियादी तौर पर झूठ बोल रहा है तो फिर हमला भी इसने कराया, फिर इसके गार्ड की गोली से जो मासूम शख्स जहां पे शहीद हुआ है, जिसके मासूम बच्चे थे, वो केस भी इमरान खान पर रजिस्टर होना चाहिए और ये सारी चीजें पब्लिक के सामने आनी चाहिए।